Hello students, myself Gajendra Kunkor, G&R Management College, Bulandshahr, BA Department, uh, first paper, fourth paper, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका कोड है 104। तो इसकी दो यूनिट हमने पहले देख चुके हैं कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को। थर्ड यूनिट की बात करते हैं आज, शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण। यानी कि शिक्षण के अंदर, क्लासरूम के अंदर जब शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया करता है तो उसके अंदर कौन कौन से टीचिंग एड्स वो यूज करता है। तो बात करते हैं शिक्षण सामग्री की। शिक्षण सहायक सामग्री, पहले तो देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ क्या है, मतलब होता क्या है। शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वे साधन जिनके द्वारा पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, सुबोध, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। यानी शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले, यानी कि जो भी कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षक जिन साधनों का प्रयोग करता है और प्रयोग करने के बाद जो पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर और सुबोध, आकर्षक बना देता है, उसको क्या कहते हैं, सहायक सामग्री कहते हैं, जो अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सीखने के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेट के अनुसार एक डेफिनेशन है जो कहा है कि सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को सुझाने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में, कोई भी परिस्थिति हो, कक्षा कक्ष के अंदर हो या कक्षा के बाहर में हो, लिखित हो या आपकी बोली गई पाठ्य सामग्री को सुझाने में सहायता प्रदान करती है। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता। इनकी विशेषता क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम संबद्धता। मानव हृदय बढ़ाने के लिए मानव के हृदय के प्रतिमान का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा आता है इसमें परिशुद्धता, यानी कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक शुद्धता होनी चाहिए, और मतलब कोई ऐसा ना हो कि जो चीज़ें ढीली मिली होती हैं, जो जिनके दो अंश हों, ऐसी चीज़ें नहीं हो। सामग्री की उपलब्धता, यानी कि जो सामग्री हमें अच्छे से और आसान से कम खर्च पर उपलब्ध हो जाए, ऐसी सामग्री न चुने जो मिलना भी दुर्लभ हो जाए और जो कॉस्टली भी ज़्यादा हो। यथार्थता, यानी कि उनके अंदर एक यथार्थता भी होनी चाहिए। अनुकूलता होनी चाहिए, जिस काम के लिए हम चुन रहे हैं, जिस साधन को हम जिस काम के लिए चुन रहे हैं, वो साधन उसका पूरा काम होना चाहिए। रोचकता, यानी कि इंटरेस्टेड भी होनी चाहिए, जो बच्चे आकर्षित हों और बच्चे उसकी तरफ ध्यान से देखें, अपने कंटेंट को आराम से सुने। समय की बचत, ऐसी सामग्री हो जो समय की भी बचत करती हो, समय को बहुत लंबा ना खींचे। बात नेक्स्ट करते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य। तो शिक्षण सहायक सामग्री के जो कार्य हैं, सबसे पहले है स्पष्टता, दूसरा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, तीसरा है रटने में कम करना, शिक्षण में कुशलता और अर्थयुक्त अनुभव। तो बात करते हैं स्पष्टीकरण, यानी कि क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे क्या कोई भी चीज़, मतलब जिस उद्देश्य के लिए सामग्री को चुन रहे हैं वो उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए। दूसरा अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेट होना चाहिए, बच्चे क्या होना चाहिए, कोई काम किया, रिवॉर्ड मिला, मोटिवेट हुआ, जिससे वो आगे के लिए भी तैयारी कर सके। रटने को कम, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो चिल्ड्रन स्टूडेंट सेंटर्ड है, पहले टीचर सेंटर्ड थी। तो आज बच्चे की जो उसकी योग्यता है, उसकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षण में कुशलता, यानी कि शिक्षण में कुशलता होनी चाहिए, अर्थयुक्त होना चाहिए, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, अनुभव के आधारित होनी चाहिए। बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। ये कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है दृश्य श्रव्य सामग्री, दूसरी होती है श्रव्य सामग्री, तीसरी होती है श्रव्य दृश्य सामग्री। जिसमें क्या है, दृश्य सामग्री में सिर्फ चीजों को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ देखते हैं, जिनमें है टीवी है, जिनमें टीवी होता है, और श्रव्य दृश्य में टीवी है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और श्रव्य में जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं, जैसे रेडियो हुआ। दृश्य श्रव्य सामग्री जिनमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर,
OHP की बात करते हैं। OHP जो है एक यहाँ ये सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है। तो यहाँ यह एक ऐसा जादुई लैंप है जिससे अध्यापक दीवार या पर्दे के पास बैठकर विद्यार्थियों की ओर मुंह करके अच्छी तरह चला सकते हैं। इसमें स्लाइड्स का प्रयोग होता है। बच्चा बोर्ड या दीवार पर चित्र या लिखी हुई सामग्री को देखता है प्रोजेक्टर की सहायता से। इसमें क्या होता है कि अगर क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक स्लाइड बनाएंगे किसी भी प्रोग्राम की, और स्लाइड को ओवर पेपर रख देंगे, और रखने के बाद में क्या है वो दीवार की तरफ फेंकेगा। यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्ट का मतलब है दीवार की तरफ फेंक रहा है, और वहाँ हम बच्चों को समझा सकते हैं, एक साथ बहुत सारे बच्चों को प्रोजेक्ट को समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बहु इंद्रिय अनुदेशन। इस प्रत्यय का विचार एडगर डेल ने दिया था। वह अनुदेशन जिसमें दो या दो से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो या जिसमें दो से अधिक इंद्रिया क्रियाशील हो। तो बात करते हैं बहु अनुदेशन, बहु इंद्रिय अनुदेशन। इस प्रत्यय का विचार किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। और यहाँ से पूछ लेते हैं कि एडगर डेल ने जो दिया था, एडगर डेल का शंकु प्रतिमान क्या है? तो इसे बहु इंद्रिय अनुदेशन के नाम से भी जानते हैं। तो वह अनुदेशन जिसमें दो या दो से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन इंद्रियों में क्या होता है कि जहां हम एक से ज़्यादा इंद्रियां यूज कर रहे होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा हमें स्थायी हो जाती हैं। तो एडगर डेल ने अपने शंकु प्रतिमान में यही बताया है कि जिन 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 काम को हम कर रहे होते हैं उसमें एक इंद्री से ज़्यादा इंद्री काम कर रही होती है तो वो स्थायी बन जाती है। तो बहु इंद्रिय नाक, कान, नेत्र, त्वचा, जीभ आदि, ये इनकी क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। बहु इंद्रिय अनुदेशन का वर्गीकरण। बहु इंद्रिय अनुदेशन का वर्गीकरण की बात करते हैं। एकल इंद्रिय अनुदेशन, द्वय इंद्रिय अनुदेशन, बहु इंद्रिय अनुदेशन। एकल इंद्रिय अनुदेशन का मतलब है जहां हमारी सिर्फ एक इंद्रिय काम कर रही हो, या तो हम सुन रहे हो या सिर्फ देख रहे हो। द्वय इंद्रिय अनुदेशन का मतलब होता है जहां हमारी एक से ज़्यादा इंद्रिय काम कर रही हो, जहाँ दो इंद्रिय काम कर रही हो, जहाँ हम देख भी रहे हो और हम सुन भी रहे हो। बहु इंद्रिय अनुदेशन का मतलब होता है जहाँ हम सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो और कर भी रहे हो, यहाँ हमारी दो से अधिक इंद्रियां काम कर रही हो। एडगर डेल शंकु प्रतिमान की बात करते हैं। एडगर डेल के इंद्रियों से जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे आंतरिक क्रिया के अंतर्गत होते हैं। यह क्रिया व्यक्तिगत होती है। एडगर डेल के अनुसार अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन एक ही प्रकार का होता है, परंतु विद्यार्थी उससे जो अनुभव प्राप्त करते हैं उन्हें वे अपने मानसिक स्तर पर अपने ही ढंग से व्यवस्थित करते हैं, इसलिए उन्हें मूल अनुभव कहा गया है। यह है एडगर डेल का शंकु प्रतिमान। इसको एडगर डेल का शंकु प्रतिमान बोलते हैं। यहाँ से क्या है, एडगर डेल ने यह प्रदर्शित करना चाहा है कि वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। सबसे पहले क्या है? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। इसमें क्या है कि इसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां क्या कर रही होती हैं? काम कर रही होती हैं। हम कर भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं और सुन भी कर रहे होते हैं और महसूस भी कर रहे होते हैं। नियोजित की बात करते हैं कृत्रिम अनुभव, यानी कि जहाँ कोई चीज़ हमें बनावटी बनाई, तो जैसे कक्षा का कोई हम किसी रूम का टेम्परेचर AC चला के या कूलर चला के पंखा चला के टेम्परेचर को कृत्रिम रूप से बना देते हैं। दूसरा है अभिनय भागीदारी, जहाँ हम रोल प्लेइंग करते हैं, जहाँ किसी नाटक में हम खुद वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हों। तो इसमें क्या है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां वहाँ क्या है कि हम देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं और उसको महसूस भी कर रहे होते हैं। भ्रमण प्रदर्शन, भ्रमण प्रदर्शन जिस हम क्षेत्र में जाकर खुद किसी काम को कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है चलचित्र। चलचित्र की बात करते हैं जिसमें फिल्म पट्टियाँ, जिसमें हम फिल्मों को देख रहे होते हैं, चित्रों को देख रहे होते हैं, जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमारी जो एक से ज़्यादा इंद्रियां भी काम कर रही होती हैं। नेक्स्ट करते हैं स्थिर चित्र, जिसमें हम सिर्फ क्या देख रहे होते हैं? पिक्चर्स, मॉडल देख रहे होते हैं। वहाँ हम सिर्फ उन्हें चलता नहीं, स्थायी रूप से देख रहे होते हैं। रेडियो प्रसारण, जहाँ हम सिर्फ और सुन रहे होते हैं। दृश्य, आत्मक, प्रतीक और शाब्दिक, जहाँ हम सिर्फ सुन रहे होते हैं। मतलब एडगर डेल का शंकु प्रतिमान कहने का मतलब यह है कि वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव जो हम खुद कर रहे हो, खुद अनुभव कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर हम बात करते हैं अशाब्दिक, तो ये सुनी हुई बातें हमारी शॉर्ट मेमोरी में कुछ समय के लिए ही संरक्षित होती हैं, उसके बाद में क्या होता है? चीज़ें धुलमिल हो जाती हैं। यानी कि एडगर डेल शंकु प्रतिमान ये बताना चाहते हैं कि जहाँ हमारी एक से ज़्यादा इंद्रिय काम कर रहे हो
वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय के लिए स्थायी हो जाती हैं। इसीलिए इसे कहते हैं बहु इंद्रिय अनुदेशन का सिद्धांत। दूसरा है दृश्य श्रव्य उपकरण या जनसंचार माध्यम, मास मीडिया अप्रोच। मास मीडिया एक ऐसी टीम है जिसका तात्पर्य संप्रेषण माध्यमों के द्वारा सूचनाओं के एकत्रित करने, विचारों तथा मनोरंजन के साधनों को एकत्रित करने से है। मीडिया के अंतर्गत वे सभी चीजें आती हैं जो संप्रेषण के आधुनिक तरीके अपनाती हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म प्रेस है, प्रकाशन है। मास मीडिया का प्रयोग प्रौढ़ शिक्षा, विकासात्मक कार्य, कृषि, परिवार नियोजन क्षेत्रों में किया जा चुका है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट अपनी योजनाएं चलाती हैं वो मास मीडिया के अंतर्गत आती हैं। मास मीडिया उनमें अपनी सहभागिता पूरी करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अगली यूनिट में प्रमुख जनसंचार माध्यमों की। यहाँ हमने एडगर डेल के समूह प्रतिमान को देखा, सहायक सामग्री को सुना, बहुइंद्रिय अनुदेशन क्या होता है, बहुइंद्रिय अनुदेशन के सिद्धांत, और बात करते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री की। थैंक यू, धन्यवाद।